जी शो हो रही है, आवाज़ भी क्लियर है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली? हमने लिस्ट देख लिया है, टपल देख लिया है, डिक्शनरी देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे सेट्स कि सेट हैं क्या, किस तरीके से यूज़ करते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स क्या है, कौन कौन से फंक्शन है उसके जो कि अप्लाई होते हैं सेट्स में। जब पुराने लेक्चर से किसी का कोई सवाल है? इस पिछले जो हमने वो यूज़ किया था, वेरिएबल्स बनाते हैं जैसे एक्स इज इक्वल टू या वर्ल्ड, कोई वर्ल्ड का वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग। जी। उस वर्ल्ड के अंदर जितने कैरेक्टर होते हैं उनको हम सेपरेट प्रिंट करवाना है, वन बाय वन। जैसे करवा नेम इज इक्वल टू फैसल, और मैंने इस फैसल के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं उनको प्रिंट करवाना है। करवा सकते हैं। नेम इक्वल टू फैसल। अच्छा, इसमें होता ये है कि जो हमारे पास, देखिए मैंने आपको क्या चीज़ बताई, इंडेक्सिंग जहाँ जहाँ अलाउ है ना वो हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसके करेक्टर भी ब्रेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें। तो ये जो स्ट्रिंग होता है ना, ये बेसिकली इंडेक्सिंग वैल्यू के हिसाब से ही चल रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं इस पर लूप लगाऊं, फॉर करेक्टर इन नेम प्रिंट करेक्टर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, फैसल के नाम से एक एक करेक्टर उठा के लेके आ जाएगा। ये देखो ये आ गया, ठीक, एफ अलग, डी सही, अलग, आई अलग, एस अलग, ए अलग, एल अलग, ठीक है। सही। तो इस तरीके इसमें 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 मतलब बीच में से अगर उठाने हैं फिर ए स्लाइसिंग को यूज छोड़ के करना आई है, उठा लें। स्लाइसिंग स्लाइसिंग स्ला- स्लाइसिंग यूज करना सही, है, सही है। इंडेक्स वैल्यू ठीक है, से 4, ये आ गया, आई एस आ गया, ठीक है। क्योंकि ठीक। ये उस लूप में भी इसी तरह ये करेक्टर को स्लाइसिंग यूज़ कर। इसको हम स्लाइसिंग के जरिए यूज कर सकते हैं, बीच में से कोई करेक्टर उठाना है, कुछ भी उठाना है, सही है। ठीक, ठीक है। अच्छा गाइस, एक कंफ्यूजन लेके कल जो हुई थी डिक्शनरी में कि ऑर्डर्ड है अनऑर्डर्ड है, एक तो मैंने स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को शेयर कर दिया कि 3.6 से पहले उसको अनऑर्डर्ड कंसीडर कर रहे थे, 3.7 से हम उसको ऑर्डर्ड कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन आप अगर सर्चिंग करेंगे तो आपको दोनों थ्योरी मिलेगी। ज़्यादातर लोग बोलेंगे अनऑर्डर्ड है और माइनॉरिटी बोलेगी ऑर्डर्ड है, ठीक है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोग, जो मैं आप लोग कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। पर जहाँ भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे आपने दोनों बातें बतानी पड़ेगी। इंटरव्यू जो जो इंटरव्यू ले रहा हो उसको आपको समझाना पड़ेगा कि भाई इस तरीके से ये ऑर्डर्ड है, इस तरीके से ये अनऑर्डर्ड है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक मैं आप लोगों को चीज़ बता दूँ ताकि आप लोगों को याद हो। ठीक है, ऑर्डर्ड की जहाँ तक बात आती है, ठीक है, ऑर्डर्ड, अगर मैं किसी चीज़ को कह रहा हूँ ऑर्डर्ड, तो वो मतलब वो तरतीब में आ रही है, उसकी पोजीशन फिक्स है, वो अपनी पोजीशन पे, मैं उसकी पोजीशन के हिसाब से उसको गेट कर सकता हूँ। तो नॉर्मली जो ऑर्डर्ड वाला कॉन्सेप्ट है हमारे पास प्रोग्रामिंग में, वो है कि हम उसको इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस कर सकते हैं, सही है। जो प्रोग्रामिंग में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हम उसको इंडेक्स वैल्यू से उसकी पोजीशन गेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू हम गेट कर लेंगे, ठीक है। अनऑर्डर्ड वाला कॉन्सेप्ट जो है कि जिसमें इंडेक्स वैल्यू अप्लाई नहीं हो सकती, वो सब की सब कहलाती है अनऑर्डर्ड, ठीक है। इन शॉर्ट ये बात रख लें, जिसमें इंडेक्सिंग लगती है वो हमारे पास ऑर्डर्ड है, जिसमें इंडेक्सिंग नहीं लगती वो हमारे पास अनऑर्डर्ड है। ये आसान तरीका है याद रखने का गाइस। जी सर। जी, जिसमें ठीक है। इंडेक्सिंग लगती है वो हमारे पास ऑर्डर्ड है, जिसमें इंडेक्सिंग नहीं लगती वो हमारे पास अनऑर्डर्ड है। अब डिक्शनरी में हम लोग की के जरिए उसकी वैल्यू गेट करते हैं, इंडेक्सिंग के जरिए नहीं, तो डेट्स वाई हम उसको कहेंगे अनऑर्डर्ड है। बट आप जब भी डिक्शनरी को बताएंगे तो आप बताएंगे कि 3.6 तक अनऑर्डर्ड थी, उसके बाद ऑर्डर्ड आ रही है। लेकिन अभी तक 3.7 के बाद भी हम डिक्शनरी को इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस नहीं कर सकते, हम उसको की के साथ ही एक्सेस करते हैं। बट ऑर्डर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट वो लेके आए, वही लेके आए जो मैंने आपको कल बताया था, जो मैं आपको बता भी रहा था। ये इस टर्म में अगर मैं बात करूं तो ये ऑर्डर्ड है कि भाई उसकी जो मैं पोजीशन लिख देता हूं, फिर मैं उसको लूप में ये कहीं भी कॉल करता हूं, तो जो पहले की वैल्यू है पहले की वैल्यू आएगा, दूसरे पे दूसरा वाला ही आएगा, तीसरे पे तीसरा वाला ही आएगा, वो अपनी पोजीशन के हिसाब से ही आ रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मिक्सअप होकर पहला वाला आखिर में आ जाए, तीसरा वाला पहले नंबर पर आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो उस टर्म में वो ऑर्डर्ड है। लेकिन जो इन टर्म्स ऑफ इंडेक्सिंग अगर आप बात करेंगे तो उसमें डिक्शनरी अनऑर्डर्ड है। बाकी लिस्ट
और टपल जो है वो ऑर्डर्ड है हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको जी सर। गाइस, सबको? जी सर। यस सर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है सेट। अच्छा गाइस, आपको पता है डिक्शनरी हम किस किस ब्रैकेट्स में क्रिएट करते हैं? डिक्शनरी की ब्रैकेट्स कौन से हैं? कर्ली ब्रैकेट सर। कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स, ये राइट। जी। अगर मैं यस सर। लिखता हूँ यहाँ पे सेट वन इक्वल टू दिस, और फिर मैं प्रिंट करता हूँ टाइप। टाइप में मैं लिखता हूँ सेट वन, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट ये हमें आउटपुट देगा डिक्शनरी। ये बता रहा है इसकी जो टाइप है वो है डिक्शनरी। ठीक है गाइस? मेरे पास तो नहीं है। गाइस, यस सर। हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। जी सर। इसने इसकी यस मुझे सर। टाइप बताई डिक्शनरी, बट कर्ली ही ब्रैकेट्स में हम सेट भी यूज करते हैं। कर्ली ही ब्रैकेट में हम सेट यूज करते हैं। बिगनर लेवल पे अगर इंटरव्यू देने जाए तो कोई मुझ जैसा चालाक बंदा बैठा हो तो स्टूडेंट को यही फंसाता है कि भाई एम्प्टी सेट क्रिएट करके मुझे उसकी टाइप दिखाओ। एम्प्टी सेट क्रिएट करके मुझे उसकी टाइप दिखाओ। सही है? वो ये कहता है एम्प्टी सेट क्रिएट करो, उसकी मुझे टाइप दिखाओ। तो उसमें हम करते क्या है, अगर मैं इस तरीके से करूंगा, ये एम्प्टी है ना, लेकिन ये एम्प्टी डिक्शनरी का कॉल हो रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कर्ली ब्रैकेट्स की जो वर्किंग सेट है वो डिक्शनरी के साथ सेट है पाइथन में। ठीक है, तो मैं अगर कर्ली ब्रैकेट लिख के एम्प्टी छोड़ता हूँ तो ये मुझे डिक्शनरी बताएगा। अब मुझे सेट क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँ, सेट का कंस्ट्रक्टर यूज कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा भाई प्रिंट टाइप सेट वन, तो मुझे ये बताएगा अब सेट है। ये देखो, देख रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं चीज को? यस सर। अगर मैं खाली, अगर मैं आपको लिस्ट का करके दिखाऊं, फॉर एग्जांपल लिस्ट वन इक्वल टू एम्प्टी छोड़ दूं, अगर मुझे कोई बोलता है भाई एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करो, तो भाई लिस्ट ऐसे क्रिएट होती है। अब मैं इसकी टाइप लिखूंगा प्रिंट टाइप लिस्ट वन। ठीक है, तो ये मुझे आउटपुट में बताएगा ये लिस्ट है। ये देखें, बता रहा है मुझे लिस्ट है। सही है, क्योंकि वो क्रिएट ही इसी तरीके से होती है। अगर मुझे कोई बोलता है एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करो, तो मैं ये लिखूंगा वेरिएबल का नाम और एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट दे दूंगा, तो ये मुझे इसकी टाइप बताएगा। क्या बताएगा? डिक्शनरी। तो ये देखें, इसकी मुझे टाइप बता रहा है डिक्शनरी। ठीक है, तो एम्प्टी इस तरीके से, तो वो कंफ्यूज करने के लिए आपको सवाल ऐसा देगा, बोलेगा एम्प्टी सेट क्रिएट करो। ठीक है, अब अब इस अप्रोच को यूज करते हुए स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं, सेट वन इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेट का जो सिंटैक्स है वो कर्ली ब्रैकेट्स के साथ आता है। पर लेकिन उनको ये चीज़ नहीं पता कि भाई डिफॉल्ट जो कर्ली ब्रैकेट सेट्स हैं वो डिक्शनरी के साथ कनेक्टेड है। तो अगर मैं एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट लिखूंगा तो वो डिक्शनरी कंसिडर करेगा, उसको सेट कंसिडर नहीं करेगा। तो एम्प्टी सेट बनाने के लिए मुझे सेट का कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ता है। मैं लिखता हूँ सेट और ब्रैकेट। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल बना सेट वन, ये बना है सेट का, और ये होगा एम्प्टी बाय डिफॉल्ट। मैं कर दूं प्रिंट सेट वन, तो ये देखें एम्प्टी सेट आ रहा है, ये देखें सेट है और ये एम्प्टी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सेट क्रिएट करते हैं। अच्छा, सेट का जो सिंटैक्स है वो है कर्ली ब्रैकेट्स के साथ हम लिखते हैं इक्वल टू, और ये हमारे पास सेट जो है वो अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप लोग कैसे पहचानेंगे ऑर्डर और अनऑर्डर्ड वाली चीजें, कोई मुझे बताएगा? इंडेक्सिंग। जिसमें इंडेक्स है वो ऑर्डर्ड है, जिसमें इंडेक्स ना हो वो अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड है, जिसमें इंडेक्सिंग नहीं लगती वो अनऑर्डर्ड है। तो सेट में इंडेक्सिंग नहीं लगती, सेट में इंडेक्सिंग नहीं लगती, डेट्स वाई ये क्या होगा हमारे पास? अनऑर्डर। अनऑर्डर। अनऑर्डर सर। करेक्ट, इसमें इंडेक्सिंग नहीं लगती, इसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता। बाकी आपने देखा डिक्शनरी में भी अलाउ हो जाती है, टपल में भी अलाउ हो जाती है,
लिस्ट में भी अलाउ हो जाती है, लेकिन सेट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता। सही है, वो रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता, अनऑर्डर्ड है, मल्टीपल डेटा टाइप्स का डेटा स्टोर करता है और कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए ये यूज होता है। ठीक है, अब इसमें हम डेटा डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1, लिखा शकीब, फिर लिखा मैंने फॉल्स, लिखा 29.99 और हेलो। ठीक है, ये मैंने एक सेट क्रिएट कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट सेट 1, देखिएगा आउटपुट। अब देखिए इसका आउटपुट आ रहा है, देख रहे हैं आउटपुट आ रहा है, लेकिन आउटपुट की फॉर्मेशन चेंज हो गई है, किसी की कोई भी पोजीशन आ गई। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 पहले नंबर पे, अब यहाँ देखिए 1 आ रहा है दूसरे नंबर पे, देख रहे हैं आप लोग। फॉल्स लिखा है मैंने तीसरे नंबर पे, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है पहले नंबर पे। तो ये जब भी एग्जीक्यूट होता है अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, हमें नहीं पता होता कि हमारे पास आउटपुट में कौन सी वैल्यू आएगी। सही है, तो ये अनऑर्डर्ड है क्योंकि इसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है। अगर तो ये ऑर्डर्ड होता तो हर चीज अपनी पोजीशन पे ही फिक्स होती, हम उसको उसकी पोजीशन से गेट कर लेते। लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज पोजीशन पे फिक्स नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट लगाऊं, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, भाई मुझे 1 चाहिए आउटपुट में गाइस, तो मुझे बताएं कैसे आएगा 1 आउटपुट में। 0 इंडेक्स के साथ। मैं लिखूंगा 0 इंडेक्स, करेक्ट, जो हमें पता है भाई, अगर मैं पोजीशन फिक्स है तो मैं उसको लिखूंगा 0 इंडेक्स। बट जैसे कि मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया कि भाई 1 की पोजीशन तो यहाँ चेंज हो गई है, वो तो 1 पे चले गए। अगर मैं इंडेक्स की वैल्यू में बात करूँ, वो तो इंडेक्स वैल्यू 1 पे चले गए जब मैंने उसको एग्जीक्यूट करा, लेकिन यहाँ तो 0 पे है। अब अगर मैं 0 पे लिख के इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे नहीं पता कि 0 की इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आती, हेलो आ जाए, क्या पता, क्या पता फॉल्स आ जाए, क्या पता शकेब आ जाए, क्या पता 1 ही आ जाए। तो इसलिए इसकी इंडेक्सिंग फिक्स नहीं है, इसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंडेक्सिंग अलाउ नहीं होती। तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ये मुझे एरर दे देगा। ये देखें यहाँ पे एरर दे रहा है, कह रहा है सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। सब्सक्रिप्टेबल का मतलब यहाँ पे ये है कि इंडेक्सिंग मतलब उसको हम पोजीशन वाइज एग्जीक्यूट नहीं कर सकते उसकी पोजीशन के साथ। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब यस। यहाँ पे इंडेक्सिंग अलाउ नहीं होती, दैट्स वाई यहाँ पर अनऑर्डर्ड है। कभी भी कोई सी भी वैल्यू किसी भी पोजीशन पे आ सकती है, हमें नहीं पता। एक चीज ये कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. जी जी सर। अच्छा, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको एक्सेस किस तरीके से करते हैं। एक तो नॉर्मल सी प्रिंट स्टेटमेंट है जिसमें हमने लिख दिया, सही है, इसमें हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, सही है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें लगाते हैं लूप्स, फॉर आइटम और इन इन सेट 1, प्रिंट कर देते हैं सेट 1 आइटम। तो आप इसका आउटपुट देख लेते हैं, ये 1 बाय 1 करके सारे एलिमेंट लेके आ जाएगा। देखिए पहले फॉल्स लेके आ रहा है, फिर 1 लेके आ रहा है, फिर शकीब, फिर 29.99, फिर हेलो। ठीक है, तो ये सिंगल एलिमेंट हम इसकी इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बाय पोजीशन हम एक्सेस नहीं कर सकते। हम हमें इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है ना, ये हमें जो भी आउटपुट दे, ठीक है, उस हिसाब से मेरा आउटपुट आ जाएगा। अब सवाल ये बनता है कि भाई अगर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें कि भाई हमें पता ही नहीं कौन सी वैल्यू कहाँ आ रही है, तो हम इसको सेट को यूज़ ही क्यों करते हैं। उसको यूज़ करने की वजह यह है कि सेट की जो फंक्शनैलिटी है ना, वो ये है कि वो हमें यूनिक रिजल्ट देती है। यूनिक रिजल्ट मतलब ये कि अगर कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है तो वो उसको सिंगल टाइम ही दिखाएगा, आपको आउटपुट में डबल टाइम नहीं दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल शकीब मैंने यहाँ पे एक बार लिखा है, मैं यहाँ पे एक और बार लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है शकीब यहाँ पे 2 बार आ रहा है और 1 यहाँ पे एक बार है, तो मैं एक और बार 1 भी लिख देता हूँ, या 2-3 दफ़ा लिख देता हूँ, 1, 1, ठीक है। यहाँ 1 4 दफ़ा आ रहा है, शकीब 2 दफ़ा आ रहा है। अब सेट मुझे क्या करेगा, फिल्टर करके रिजल्ट देगा, जो रिपीट हो रही है वैल्यू उनको सिर्फ 1 टाइम शो करेगा, बार बार शो नहीं करेगा। ये देखें आउटपुट क्या है मेरे पास, फॉल्स 1 शकीब हेलो 29.9। ये मैं ज़रा लूप हटा देता हूँ, प्रिंट सेट 1, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो अब देखें आउटपुट हर वैल्यू सिंगल टाइम ही आएगी। 1 4 दफ़ा लिखा था लेकिन एक ही बार आया,
शकीब 2 दफा लिखा था लेकिन एक ही बार दिया। तो एक यूज आपको समझ में आया कि सेट हमें क्या करता है, हमें फिल्टर करके रिजल्ट देता है। जो रिपीटेशन बार बार हो रही होती है वो मेमोरी घेर रही होती है, फजूल की मेमोरी ऑक्यूपाई कर रही होती है हमारे सिस्टम में। तो सेट में हम वो चीज़ें भेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रियल टाइम डेटा आ रहा है, मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास आप समझ लें कैटेगरीज है, कैटेगरीज की एक फील्ड है और उसके आइटम्स हैं। फॉर एग्जांपल हम जैसे कैटेगरीज ले लेते हैं मोबाइल की, लैपटॉप्स की, और हमारे पास और क्या चीज़ ले सकते हैं हम, कंप्यूटर, ये 3 ले लेते हैं। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ठीक है। 3 मैंने कैटेगरी ले ली कि मेरे पास 3 कैटेगरी का डेटा आ रहा है। अब मेरे पास डेटा कैसा आ रहा है, मोबाइल में जैसा आ रहा है लिखा हुआ आईफोन, फिर मोबाइल में मोबाइल की कैटेगरी में आ रहा है मेरे पास एक और चीज़ सैमसंग। तो डेटा आ कैसे, डेटा आ रहा होगा मेरे पास इस फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास डेटा आ रहा होगा इस फॉर्म में। मोबाइल, कॉमा, आईफोन, कॉमा, मोबाइल, कॉमा, सैमसंग, कॉमा, लैपटॉप, कॉमा, लैपटॉप। ठीक है, अब इस तरीके से कोई डेटा आ रहा है। अब एज्यूम कर लें कि ये दोनों आपस में रिलेशनशिप के साथ आ रहे हैं, मतलब एक ही फील्ड से मुझे ये दोनों चीज़ें मिल रही, मोबाइल और आईफोन, मोबाइल और सैमसंग, और लैपटॉप और आईबीएम, और लैपटॉप डेल। अब मेरे पास क्या आ रहा है, जब ये डेटा मेरे पास अगर मैं स्टोर करता हूँ कहीं भी, तो मेरे पास मेमोरी बहुत ज़्यादा घेर रहा है। मोबाइल देखें, अगर एक ही फील्ड है, मुझे इसमें से कैटेगरी फिल्टराइज करनी है कि मेरे पास कौन कौन सी कैटेगरीज आ रही हैं, तो मोबाइल 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 मोबाइल, अगर मैं इसको लिस्ट में डालता हूँ तो मोबाइल जितनी बार भी आएगा उतनी बार लिस्ट में जाके चले जाएगा। भले 1000 बार मोबाइल लिखा हुआ है तो 1000 बार मोबाइल जाके सेव हो जाएगा मेरी लिस्ट में। इसी तरह अगर मैं इसको टपल में डालता हूँ तो 1000 बार अगर मोबाइल लिखा हुआ तो मोबाइल 1000 बार ही जाके टपल में सेव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको डालता हूँ सेट के अंदर कि भाई ये चीज मेरी सेट है, अब मैं प्रिंट करता हूँ एक्स को, तो अब आप देखिएगा मेरे पास मोबाइल कितनी बार आएगा और लैपटॉप कितनी बार आएगा। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा, डेल, स्पेलिंग खराब थे, मोबाइल के 2 बार आया है। स्पेलिंग मिस्टेक है मोबाइल, सर टेस्ट सर शुरुआत करनी है। ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अब देखें यहाँ पे मोबाइल एक बार आया है, सैमसंग एक बार आया है, आईफोन एक बार आया है, आईबीएम एक बार आया है, लैपटॉप एक बार आया है, डेल एक बार आया है। इसने मुझे सॉर्टेड रिजल्ट दिया है, सिर्फ जो रिपीट हो रही हैं वैल्यूज वो सिंगल टाइम मुझे दी हैं। तो इससे मेरा क्या हुआ, एक तो मेमोरी बच गई और मुझे फिल्टर होके रिकॉर्ड मिलेगी कि मेरे सिस्टम में भाई ये कैटेगरीज है। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल ले लें कि मैं सिर्फ फिल्टर करना चाह रहा हूँ अपने रिकॉर्ड्स में से कि मेरे पास कितनी कैटेगरीज हैं। तो जो रिपीटेड वैल्यूज आ रही होंगी उनको सिंगल टाइम लिख के मुझे फिल्टर करके दे देगा। फिर मैं उसको काउंट करके या लेंथ मालूम करके मालूम कर सकता हूँ मेरे सिस्टम में टोटल कितनी कैटेगरीज थी। मुझे रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे फिल्टर करके रिकॉर्ड देगा। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ जो हमने सेट का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स तो सबने पढ़ी ना, 9 मैट्रिक 8 में तो सबने सेट्स पढ़े होंगे, यस सर। जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, यस सर। डिफरेंसेस वगैरह निकालते हैं। तो ये उस पर्पस के लिए भी यूज होता है। तो इसमें सारे सेट वाले फंक्शनलिटी यूज होती है। हम इसमें यूनियन भी बना निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं, डिफरेंसेस भी निकाल सकते हैं, सेमेटिक डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं हम सेट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। नॉर्मली अगर कहीं मैथमेटिक्स यूज़ नहीं हो रही तो हम सेट को किस पर्पज के लिए यूज़ करते हैं कि वो मुझे फिल्टर करके रिकॉर्ड दे दे, जो रिपीटेड वैल्यू आ रही है उनको इग्नोर करके सिंगल टाइम मुझे दे दे, ताकि मेरा डेटा भी शॉर्ट हो जाए, फिल्टर हो जाए और मेमोरी भी मेरी ज़्यादा ऑक्यूपाइड ना हो। क्लियर है यहाँ तक? सर जी सर। यस सर। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी दूसरी चीज़ देखते हैं। सर एक सवाल था सर। जी
सर जैसे कल हम टपल को भी मॉडिफाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमने लिस्ट में उसको कन्वर्ट कर कर मॉडिफाई कर दिया था। तो जी उसी तरीके से क्या हम सेट को भी कर सकते हैं, इंडेक्सिंग लाइक लिस्ट में ले जाके चेंज आउट कर कर देख सकें, इस तरीके से कर सकते हैं? देखें, जो कंस्ट्रक्टर है ना वो हर चीज़ आप चेंज कर सकते हो। आप सेट को भी लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। वो वाली लॉजिक जो राइट मैंने सर। कल बताई थी वो सब जगह अप्लाई हो सकती है। वो आप लिस्ट को, सेट को लिस्ट में कन्वर्ट करके आपने जो करनी है कर लो। लेकिन सेट हमें क्या अलाउ करता है, सेट हमें मॉडिफिकेशन अलाउ कर, मॉडिफिकेशन किस चीज़ की, कि मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ एलिमेंट और इसमें रिमूव कर सकता हूँ एलिमेंट, लेकिन इसके एग्जिस्टिंग एलिमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकता। सही है। तो सेट हमारे पास यस सर। म्यूटेबल है, इम्यूटेबल नहीं है। सिर्फ इम्यूटेबल हमारे पास टपल था, क्योंकि वो जब एक बार क्रिएट हो जाए तो ना हम उसमें मजीद एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, ना उसमें से कोई एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं, ना किसी भी एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो टपल सिर्फ इम्यूटेबल है, सेट हमारे पास म्यूटेबल है। इसमें हम मजीद एलिमेंट ऐड भी कर सकता हूँ और इसमें से रिमूव भी कर सकता हूँ। सही है। राइट सर। अच्छा, ये एक मैंने बनाया सेट वन, एक बना रहा हूँ सेट टू इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अच्छा, आप देखें इसकी फंक्शनलिटी जो है वो सेट वन डॉट, इसमें कौन कौन से फंक्शन है। एक है क्लियर का फंक्शन, एक है पॉप का फंक्शन। अब आपको पॉप का फंक्शन आ गया तो आपको समझ में आ गया कि इसमें हम चीज़ रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी का, रिमूव का, ऐड का, डिफरेंस का, डिफरेंस अपडेट, डिस्कार्ड, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन अपडेट, इस डिसजॉइंट, इस सबसेट, इस सुपरसेट, सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, यूनियन अपडेट। ये सारे फंक्शन हैं जो कि सेट में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सेट में हमें अच्छी खासी फंक्शनलिटी मिल रही है, तो हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, मैं कर रहा हूँ प्रिंट सेट वन, फिर मैं कर रहा हूँ प्रिंट सेट टू। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास नॉर्मल आउटपुट आएगा जो हमारा चल रहा है 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, आप लोग ये कंफ्यूज नहीं होगा सर इसने तो इस बार वैल्यू चेंज नहीं करी। तो भाई अपने मूड का मालिक है, कभी चाहे कर दे कभी चाहे नहीं करे, इसकी अपनी मर्जी है। सही है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होगा सर ये देखा आउटपुट तो हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, इसने तो कुछ चेंज नहीं करा। तो इससे कंफ्यूज नहीं है, इसकी अपनी मर्जी का मालिक है। जब इसका मूड होगा ये चेंज कर देगा, चीज़ें आगे पीछे शफल कर देगा, नहीं होगा तो एज इट इज आपको शो कर देगा। लेकिन आप श्योर नहीं हो सकते कि इस बार बिल्कुल सही आएगा मेरा रिजल्ट। सही है। अच्छा, अब हमें करना है इन दोनों का यूनियन। अब यूनियन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, यूनियन करता क्या है, यस सर। क्या तो करता है। यूनियन सर दोनों सेट को मिलाकर लिखेगा सर। दोनों सेट को मिला के लिखता यस है। करेक्ट, दोनों सेट को मिला के लिख देता है। तो होता क्या है, जब भी हम यूनियन वाला फंक्शन इसमें एग्जीक्यूट करेंगे, यूनियन वाला या इंटरसेक्शन वाला, तो दोनों के दोनों हमें रिटर्न में एक नया सेट बना के देंगे। क्या करके देंगे, एक नया सेट बनाएंगे। इसी सेट को अपडेट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सेट वन में ही वो वैल्यू जाके ऐड कर देगा, ऐसा नहीं होगा सेट टू के साथ ही सेट वन की वैल्यू ऐड कर देगा। वो क्या करेगा, मुझे एक नया सेट बना के देगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल करके दिखाता हूँ। अगर मैं लिखूं सेट वन डॉट यूनियन और यहाँ लिख दूं किसके साथ, सेट टू, उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ सेट वन, तो इस हिसाब से मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए गाइस। अगर मैं आप लोगों से पूछूं मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए। सर 1 2 3 4 3 5 4 6 5 1 7 to 10 8 सर। 9 10। सर करेक्ट, कॉमन वैल्यू को ये इग्नोर कर देगा। करेक्ट, बिल्कुल सही है। 1 से लेके 10 तक की वैल्यू आनी चाहिए 1 टाइम। सही है। लेकिन ये मुझे आउटपुट में क्या देगा, 1 2 3 4 5 6। ये देखें इसने मुझे आउटपुट में दिया 1 2 3 4 5 6। क्यों दिया, इसने यूनियन अप्लाई नहीं करा। यूनियन अप्लाई नहीं हुआ है अभी, सेट टू की हमने वैल्यू नहीं अब मैं डिफाइन आपको की बता है। दूं, ये जो मैंने एग्जांपल करके दिखाई है, ये इसलिए करके दिखाई है सर मैंने। हम वेरिएबल लेंगे यहाँ पे। यस करेक्ट, क्योंकि यूनियन जहां भी हम अप्लाई करेंगे वो एक नया सेट बनाएगा। वो पुराने सेट की वैल्यूज को मॉडिफाई नहीं करेगा, वो एक नया सेट बनाएगा। नया सेट बनाएगा तो मतलब हमें इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। मुझे इस चीज को यूं करना पड़ेगा कि सेट थ्री इक्वल टू
set1 डॉट यूनियन set2। अब जो इन दोनों का यूनियन बनेगा वो किस वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा, set3 में। सेट 3 में। अब मैं set3 को जब मैं प्रिंट करूंगा तो मेरे पास 1 से लेके 10 तक की वैल्यू आ जाएगी। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आई बात आप लोगों को? यस सर। यस सर। इसी तरीके से अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो इंटरसेक्शन भी मेरे पास एक नया सेट जनरेट करेगा, तो उसको भी मुझे एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा। set1 डॉट इंटरसेक्शन set2, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा गाइस? सर जो कॉमन है दोनों में से 4 देगा सर। कॉमन वैल्यू सर कॉमन देगा। वैल्यूज लेगा 4 5 6। यहाँ आगे 4 5 6 देख रहे हैं आप लोग? ये मैथमेटिक्स चल Yes, रही है sir. यहाँ पे। तो ये वही Yes, कॉन्सेप्ट है जो मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़े हैं, वही सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। ये चीज समझ में आ गई? यूनियन और इंटरसेक्शन के फंक्शन एक नया सेट जनरेट करते हैं, तो हमें एक नए वेरिएबल में इसको स्टोर करा के कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जी। यस सर। अब इनको कर देता हूं मैं कमेंट। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ से। अब मैं बोलता हूं set1 डॉट गेट 100, ठीक है। प्रिंट करता हूं set1, तो ये देखिए set1 में 100 ऐड हो गया गाइस, देख रहे हैं आप लोग? यस। यस सर। तो ऐड का फंक्शन क्या करता है, हमारे सेट में वैल्यू ऐड करता है। अच्छा, ये वैल्यू ये नहीं है कि हमेशा आखिर में जाके ऐड करेगा, ये कहीं भी ऐड कर सकता है, चाहे वो पहले नंबर पे भी कर सकता है, बीच में भी कर सकता है, लास्ट में भी कर सकता है, इसकी मर्जी है। हम इसको नहीं बता सकते भाई इस पोजीशन पे जाके ऐड करो, जैसे हम लिस्ट में इंसर्ट का फंक्शन यूज करते हैं कि इंडेक्स 2 पे जाके ऐड कर दो। इसमें नहीं, इसमें सिर्फ हम ऐड करवा सकते हैं, हम ये जहाँ ऐड करें इसकी मर्जी, ठीक है। अब मल्टीपल टाइम इसको एग्जीक्यूट करते रहे, कभी चेंज कर देगा कभी नहीं करेगा, इसकी अपनी मर्जी। अच्छा, ये ऐड का एलिमेंट हो गया। अब इसी तरह हम इसमें रिमूव भी करा सकते हैं, set1 डॉट रिमूव। अच्छा, इसमें एग्जैक्टली सेम वैल्यूज देनी होती है, इंडेक्स तो है नहीं कि हम इसको इंडेक्स दे दें कि भाई ये इंडेक्स वैल्यू जाके रिमूव करो। अब इसमें मुझे रिमूव क्या करवाना, मैं 3 रिमूव करवाता हूँ। मैंने रिमूव करवाया 3, फिर प्रिंट करा set1, एग्जीक्यूट करा तो हमारे पास यहाँ देखें 3 रिमूव हो गया। यार देख रहे हैं 1 2 4 आ गया, 3 रिमूव हो गया। तो इस तरीके से हम रिमूव भी करा सकते हैं इसकी वैल्यूज। यहाँ तक बात क्लियर है? ऐड और रिमूव वाला फंक्शन समझ में आ गया इसका? यस सर। यस सर। बहुत सिंपल है। यस सर। अच्छा, एक और चीज है कि जो रिमूव के ही फंक्शन पर भी फोकस करें, सही है? ये मैं हटा देता हूँ। अभी आप लोग रिमूव के ही फंक्शन पर फोकस करें। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 30, तो ये क्या देगा आउटपुट? सर इसमें तो 30 की वैल्यू एरर है। सर। एरर देगा सर। 30 की वैल्यू। करते ये देखें, ये एरर जनरेट कर देगा, इसने एरर जनरेट कर दिया 30। स्क्रीन शो नहीं हो रही। और नेट का मसला होगा आपके पास, मेरे बाकी सब कुछ शो हो रही है। अभी पूरे पाकिस्तान में नेट का मसला चल रहा है। अच्छा, ये देखें, इसने मुझे एरर जनरेट कर दिया। क्या कहा? अब एरर जनरेट से मुराद हुआ एप्लीकेशन क्रैश कर गई, मेरा सिस्टम रुक जाएगा वर्क करना, ठीक है। सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है जब भी कोई एरर जनरेट हो जाता है, सही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एरर जनरेट हो गया, एप्लीकेशन क्रैश हो गई कि मैंने रिमूव का फंक्शन यूज़ करके 30 लिख दिया, क्योंकि 30 इसमें मौजूद ही नहीं है। क्या कोई ऐसा फंक्शन है कि वो चेक भी कर ले, अगर वैल्यू है तो रिमूव कर दे, अगर वैल्यू नहीं है तो मेरी एप्लीकेशन क्रैश ना करे? यस, सेट में ऐसा एक Discard? फंक्शन है जिसको हम कहते हैं डिस्कार्ड, सही है। तो मैं रिमूव की जगह लिखता हूँ डिस्कार्ड। ये क्या करता है, ये चेक करेगा कि अगर ये वैल्यू इसको इस सेट में मिल गई तो ये उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अगर नहीं मिली तो आपको एरर नहीं देगा एटलीस्ट। ये देखिए एरर नहीं दिया इसने, यस सर। जबकि मैंने इसमें यही 30 लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको 3 कर दूं, 3 की वैल्यू तो उसने एग्जिस्ट करती है, तो 3 को ये कर देगा रिमूव। ये रिमूव भी कर देगा 3 को। ये देखिए रिमूव भी कर दिया इसने। जी देखना सर। समझ में आ रही है चीज आपको? डिस्कार्ड का फंक्शन Yes, जी। एरर जनरेट नहीं करेगा,
वो एलिमेंट रिमूव करेगा, अगर मिल गया तो रिमूव कर देगा, अगर नहीं मिला तो आपको एरर जनरेट नहीं करेगा। लेकिन रिमूव वाला फंक्शन क्या कर रहा था, वो उसको अगर मिल गया तो रिमूव कर देगा, अगर नहीं मिला तो आपको एरर जनरेट कर देगा। तो इन दोनों में बस ये डिफरेंस है, समझ में आया वो डिफरेंस? यस सर। यस सर। गाइस मैं सबसे पूछ रहा हूँ, 20 स्टूडेंट है, एक दो ही जवाब दे रहे होते हैं। जी समझ आ गई है। हाफिज आपको समझ में आया? जी सर, जी सर। ओके, अच्छा डिस्कार्ड भी हमने देख लिया, ऐड भी देख लिया, रिमूव भी देख लिया। सेट वन डॉट इंटरसेक्शन भी क्लियर वाला फंक्शन वही है, सेट को एम्प्टी कर देगा। पॉप, अब ये पॉप वाला फंक्शन सही है। अब ये पॉप वाला फंक्शन मजेदार है, कुछ भी कर सकता है। इसने वन रिमूव कर दिया, सही है। अच्छा नॉर्मली जो मैंने ऑब्जर्व करा है, मैंने डेफिनेशंस वगैरह देखी है, थ्योरी पढ़ी है, तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि पॉप वाला फंक्शन क्या करता है, पहला एलिमेंट रिमूव कर देगा, सही है। लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि सेट में जो पहला एलिमेंट उसको मिलेगा वो उसको रिमूव कर देगा। जो पॉप वाला फंक्शन है वो क्या करता है, जो पहला एलिमेंट इसको मिलेगा एग्जीक्यूशन के टाइम पे, ये उसको रिमूव कर देगा। लेकिन बात वही है कि इसको ये नहीं पता होगा पहली पोजीशन पे कौन सा आ रहा है, आखिरी वाला पहले पे आ रहा है या पहला वाला ही पहले पे आ रहा है। लेकिन जो इसको करंट टाइम पे पहले नंबर पे मिलेगी वैल्यू, ये इसको रिमूव कर देगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा है सेट वन डॉट पॉप, सही है, तो इसको इसकी पहली वैल्यू मिल रही है वन, तो इसने वन को रिमूव कर दिया। देख रहे हैं आप लोग यहाँ से गाइस? जी सर जी। यस सर। मैं इसके बाद दोबारा लिखता यस हूँ सेट वन डॉट पॉप, उसके बाद दोबारा कर देता हूँ प्रिंट सेट वन। तो ये देखें, पहले वाले में इसने वन रिमूव करा, दूसरे वाले में इसने टू रिमूव कर दिया। इसके बाद अगर मैं लिखूंगा तो थ्री रिमूव कर देगा, फिर लिखूंगा तो फोर रिमूव कर देगा, फिर लिखूंगा फाइव, फिर लिखूंगा सिक्स। ये नॉर्मली इसको एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो भी पहला एलिमेंट मिलेगा ये इसको रिमूव कर देगा, पॉप का फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक? जी Yes, sir. क्लियर। ठीक। जी सर। उसके बाद इसके फंक्शन है सेट वन डॉट, अच्छा कॉपी वाला फंक्शन वही है कि कॉपी कर लेगा एक सेट को दूसरे वेरिएबल में, पूरी वैल्यूज उठा के कॉपी कर देगा। डिफरेंस, डिफरेंस क्या करता है ये भी अब देख लेते हैं। ये भी एक नया वेरिएबल बनाएगा, सेट वन डॉट डिफरेंस सेट टू, प्रिंट कर दें सेट थ्री। ये पहले एलिमेंट की वैल्यूज रखेगा और दूसरे वाले की जो मतलब जो कॉमन है वो हटा देगा, जो पहले वाले की है उनको दिखा देगा। जैसे वन टू थ्री वो है जो कि यूनिक है, जो कि सेट टू में मौजूद नहीं है, सही है। तो इसने मुझे आउटपुट में वो वैल्यू देनी है सेट टू में मौजूद नहीं होगी। ये देखें वन टू थ्री आ गया हो। जी सर। अगर एक सवाल है इसमें, अगर हम जैसे हमने ऊपर लिखा है सेट वन और फिर उसका डिफरेंस, अगर हम सेट टू डिफरेंस सेट वन करेंगे तो फिर सेट टू की ये डिफरेंस वैल्यू लेके आएगा इधर। हाँ, जिसके साथ आप इंटरसेक्ट वो करवा रहे हैं उसी का दिखाएगा, करके देख लेते हैं। ये देखो 7 8 9 सही, 10। ठीक जी ठीक। फंक्शन हम जिसके साथ लगा रहे हैं, जैसे हमने सेट टू डॉट डिफरेंस करा, मतलब सेट टू को कंपेयर करेगा उससे, इसी सेट वन डॉट डिफरेंस तो सेट वन को कंपेयर करेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो जिसके सही साथ हम फंक्शन लगाएंगे उसी पे अप्लाई होगी ये चीज। सही। अच्छा एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है, वो ये है कि सेट, यहाँ पे मैंने एक नया सेट जनरेट की, ये डिफरेंस वाला, अगर खाली डिफरेंस वाला फंक्शन है तो ये एक आपको नया सेट जनरेट करके देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नया सेट जनरेट नहीं करना चाह रहे, अगर आप नया सेट जनरेट नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हो उसी सेट में मुझे बस अपडेट हो जाए वैल्यूज, तो क्या करो आप लिखोगे फॉर एग्जांपल सेट वन डॉट डिफरेंस
अपडेट, डिफरेंस अंडरस्कोर अपडेट सेट 2, सही है। उसके बाद आप प्रिंट कर दो सेट 1, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखो सेट 1 का आउटपुट क्या आ रहा है गाइस, 1 2 3 1 2 3 2 3। डिफरेंस जो इन दोनों में फर्क आया है वो क्या आया है, अगर हम 1 2 3 अपडेट लगा देते हैं डिफरेंस के साथ अंडरस्कोर अपडेट, तो ये क्या करेगा, करंट जो बना हुआ है ऑलरेडी उसी को मॉडिफाई कर देगा। बात समझिएगा मेरी। अगर मैं ये डिफरेंस के साथ अंडरस्कोर अपडेट वाला फंक्शन यूज करता हूँ, बस इन शॉर्ट याद रखें, अंडरस्कोर अपडेट जिस फंक्शन के साथ मैं यूज कर रहा हूँ वो फंक्शन क्या करेगा, मेरे एग्जिस्टिंग को ही मॉडिफाई कर देगा। एग्जिस्टिंग को मतलब जो बना हुआ है उसी को ही मॉडिफाई कर देगा। अगर मैं विदाउट अपडेट वाला फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो वो एक नया सेट जनरेट करेगा, तो मुझे उसके लिए नए वेरिएबल में उसको स्टोर कराना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यस सर। जी अगर मैं जी ये हटा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल अंडरस्कोर अपडेट, सर रिपीट करें। अब देखें मैंने लिखा सेट 1 डॉट डिफरेंस सेट 2, सही है, और मैंने प्रिंट में लिखा सेट 1, तो आपके हिसाब से इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। एरर एरर सर। नहीं, एरर तो नहीं आना चाहिए। ये भी आपको आउटपुट सर देगा, डिफरेंस जो है ना सर वो, ये आपको सेट 1 आउटपुट देगा 1 से लेके 6 तक की वैल्यू, ये इसको मॉडिफाई नहीं करेगा। जी सर। ये देखिए 1 से लेके 6 तक की वैल्यू दे रहा है, सही है। क्यों दे रहा है, क्योंकि डिफरेंस वाला फंक्शन, खाली डिफरेंस वाला, अपडेट वाला नहीं, खाली डिफरेंस वाला फंक्शन एक नया सेट जनरेट करता है। ठीक है, तो उसको मुझे एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखूंगा सेट 3, अब मैं यहाँ लिखूंगा सेट 2, ठीक है। अब मेरे पास आएगी उसकी वैल्यू 1 2 3, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिफरेंस अपडेट वाला फंक्शन यूज कर रहा हूं तो वो या क्या करेगा, वो मेरे एग्जिस्टिंग को ही मॉडिफाई कर देगा, मेरे सेट 1 को ही इसी को मॉडिफाई कर देगा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ सेट 1, तो देखिए अब इस लाइन को मुझे किसी वेरिएबल में सेव करने की जरूरत नहीं पड़ी, सही है। अब ये क्या करेगा, सेट 1 को ही मॉडिफाई कर देगा 1 2 3, ये देखें 1 2 3 आ रहा है, मैं बताऊँ, समझ में आया डिफरेंस। यस सर अगर अपडेट यस के सर। साथ लगा हुआ है वो मेरे मौजूदा जो पहले से ही बना हुआ उसी को मॉडिफाई कर देगा। अगर विदाउट अपडेट लगा हुआ है तो वो एक नया वेरिएबल, नए वेरिएबल में या नया सेट बनाएगा, उसको नए वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा। ये एक डिफरेंस है, समझ में आई बात। सर मतलब यस सर मेमोरी स्टोर जो है ना वो नहीं होगा, वो जो हमारा पुराना सेट होगा उसी में ही अपडेट आ जाएगा। यस करेक्ट, नया सेट स्टोर नहीं होगा, पुराने में ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब इसी तरह इसके और भी फंक्शन है, वो कौन से फंक्शन है, जैसे हमने डिफरेंस अपडेट देख लिया, अब हम करते हैं डॉट सेमेटिक डिफरेंस अपडेट वाला कर लेते पहले, सेमेटिक डिफरेंस अपडेट, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसका आउटपुट देख लें। जो कॉमन होते हैं उनको रिमूव कर देता है, जो कॉमन नहीं होते उनको लेके आता है। जैसे सेट 1 में 1 2 3 ऐसा है जो कि इसमें भी मौजूद नहीं है, तो सेट 1 से यूनिक वैल्यूज लेके आया 1 2 3। इसी तरह सेट 2 से यूनिक वैल्यू लेके आया 7 8 9 10, तो 7 8 9 10 ऊपर मौजूद नहीं है, तो ये इन दोनों को कंबाइन करके एक नया सेट इसने बना। ठीक है, सेट 1 को ही इसने मॉडिफाई कर दिया क्योंकि इसके साथ लगा हुआ अंडरस्कोर अपडेट, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको विदाउट अपडेट वाला फंक्शन यूज करता हूँ तो ये क्या करेगा, एक नया सेट जनरेट करेगा जिसको मुझे वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा। सेट 3 नीचे भी 3 ठीक है, समझ में आई बात। यस सर यस सर। तो ये सेमेटिक डिफरेंस है जो कि दोनों में से यूनिक वैल्यूज लेके आएगा, ठीक है। कॉमन वैल्यूज होगी इसको रिमूव कर देगा, यूनिक वैल्यूज लेके आएगा, और जो डिफरेंस था वो पहले वाले सेट जिस पे आप लगा रहे हो उस सेट में बताएगा कि इस सेट में कौन सी वैल्यूज है जो कि यूनिक है, तो खाली उनको लेके आएगा। अच्छा, ये हो गया। और कौन से फंक्शन है इसके, अच्छा देखिए इंटरसेक्शन अपडेट का भी फंक्शन है, देख रहे हैं आप लोग। तो ये क्या काम करेगा,
गाइस इंटरसेक्शन अपडेट वाला फंक्शन क्या काम करता है? सर ये अलग से सेट नहीं बनाएगा, ये मतलब इसी के अंदर अपडेट कर यस देगा। करेक्ट, ये उसी को मॉडिफाई कर देगा, अलग से नहीं बनाएगा। इसी तरह यूनियन अपडेट भी होगा, जो कि एक उसी को मॉडिफाई कर देगा, नया सेट नहीं बनाएगा। अब ये इस डिसजॉइंट, इस सबसेट, इस सुपरसेट, अपडेट वाला देख लेते हैं। बाकी ये 3-4 आप खुद देख लीजिएगा, डिसजॉइंट क्या करता है, इस सबसेट क्या करता है, सुपर सबसेट क्या करता है, ये वही मैथमेटिक्स वाले कॉन्सेप्ट हैं। अच्छा, अपडेट वाला क्या काम करता है? अपडेट वाला फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूँ एक लिस्ट 2 इक्वल टू 10 20 30 40 50 60 सेट 1 डॉट अपडेट लिस्ट 2, प्रिंट कर दो भाई सेट 1। ठीक है, एग्जीक्यूट इसमें ऐड कर देगा, तो ये इसने क्या करा, ये मेरी ऐड अपडेट कर। फंक्शन क्या कर रहा है, उसमें वैल्यूज ऐड कर दे रहा है मेरे पुराने लिस्ट सेट में, देख रहा है। जबकि मैंने एक लिस्ट की लिस्ट बनाई है, लिस्ट को मैंने समझे जस्ट लाइक अपेंड वाला फंक्शन चला दिया इसमें, कि भाई इसमें मेरी ये जो एलिमेंट्स हैं ये जाके ऐड कर दो मेरे सेट में। तो ये सारे के सारे जितने आइटरेबल हैं, आइटरेबल अगर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो उसका वो मतलब है कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें एक से ज़्यादा डेटा हो, एक से ज़्यादा एलिमेंट हो। ठीक है, अगर मैं कहीं वर्ड आइटरेबल यूज़ कर रहा हूँ, ये गाइस याद रख लेगा, अगर मैं कहीं पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ आइटरेबल, तो आइटरेबल का मीन्स होता है या तो मैं लिस्ट की बात कर रहा हूँ, या मैं टपल की बात कर रहा हूँ, या मैं सेट की बात कर रहा हूँ, इन तीनों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं कहीं पे आइटरेबल बोलूँ तो आप वो समझिए कलेक्शन ऑफ डेटा की बात हो रही है। तो अब मैंने बोला भाई ये लिस्ट 2 अपडेट कर दो मेरे सेट 1 में, तो लिस्ट 2 में जितने भी एलिमेंट है वो जाके सेट 1 में ऐड हो गए। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली पूरी लिस्ट भी दे सकते हैं, अगर आप यहाँ भी लिखना चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ डायरेक्टली आप कुछ नहीं लिखना चाह रहे तो ऐसे लिख दें। तो ये देखें, यहाँ चल गया शकीब। अब देखें शकीब का एस आगे आ गया, ए पहले आ गया, एच अलग आ गया, के अलग आ गया, आई अलग। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है ये इस तरीके से ब्रेक करके क्यों लाया गाइस? सर ये जी, किसी को कोई आइडिया है ये ब्रेक स्ट्रिंग करके क्यों लाया? स्ट्रिंग नहीं, अब मैं बताता हूँ। अपडेट वाला फंक्शन चलता है आइटरेबल पे, ये देखें लिखा हुआ भी ना आइटरेबल, वर्ड देखें, नजर आ रहा है आपको मैंने जब होवर किया गाइस? यस जी सर। जी जी नजर यस सर, नजर आ रहा है। ये आइटरेबल होता है कलेक्शन ऑफ डेटा को। अगर मैंने एक स्ट्रिंग दिया है तो स्ट्रिंग में कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होगा, उसके कैरेक्टर एस अलग को कंसीडर करेगा, एच को यस अलग सर कंसीडर करेगा, ए को अलग कंसीडर करेगा, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था आज की क्लास में। ठीक है, तो ये अपडेट का फंक्शन हर चीज को आइटरेबल फॉर्म में लेता है। तो मैंने अगर एक प्रॉपर स्ट्रिंग दिया है तो उसके करेक्टर को ब्रेक करेगा, अगर मैंने एक लिस्ट दी है तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लेके आएगा, अगर मैं एक टपल देता हूँ तो उसकी भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लेके ऐड करेगा। तो एक मैंने पूरा स्ट्रिंग दे दिया तो इसको ये ब्रेक कर करके ऐड करेगा हमारे सेट में, और उसमें भी जो डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही हैं, जैसे ए 2 बार आया तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार ए दिख रहा होगा आपको, तो उसको भी इसने सारी जो अपनी फंक्शनलिटी है उसको यूटिलाइज करके ये मुझे आउटपुट देगा। समझ में आई बात? यस सर। क्लियर है? जी। यस सर। किसी का कोई सवाल है? सेट का टॉपिक खत्म हो गया यहाँ पे। अब हम, मेरे पास दो ऑप्शन है, अब आप लोग जो बताएंगे मैं उस पर शुरू करूँ, या तो मैं अभी फंक्शंस करवाऊँ या मैं इफ एल्स करवाऊँ। सर कंस्ट्रक्टर सर में जो है ना इसका थोड़ा आइडिया क्या चीज? कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर? अच्छा, कंस्ट्रक्टर जी सेट में कंस्ट्रक्टर मैं बता रहा हूँ। बेसिकली अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा, अगर मैं बोलूँ भाई सेट का कंस्ट्रक्टर यूज कर लो, लिस्ट का कंस्ट्रक्टर यूज कर लो, डिक्शनरी का कंस्ट्रक्टर यूज कर लो, या टपल का कंस्ट्रक्टर यूज कर लो, तो उसका मतलब यह है कि उसका फंक्शन कॉल कर लो। मतलब फॉर एग्जांपल लिस्ट 1 मैंने बनाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये एक मैंने लिस्ट बना। अब मैं बोल रहा हूँ यार
इस लिस्ट को ना टपल में कन्वर्ट कर दो। जैसे हम वो करते हैं ना, फोरकास्टिंग क्या करते हैं वो, टाइप जी कास्टिंग सर। करते हैं। टाइप कास्टिंग करते हैं ना कि इंटीजर को इंटीजर को स्ट्रिंग में कर दो, स्ट्रिंग को इसमें कर दो, इंटीजर को फ्लोट में कर दो, फ्लोट को इंटीजर में कर दो। याद है ना आप लोगों को? यस सर। जी तो ये वही ये सर कॉन्सेप्ट। अब वो तो हम डेटा टाइप के लिए बात कर रहे हो, टाइप कास्टिंग कह रहे होते हैं। अगर हम इनके आइटरेबल फॉर्म जो हैं जैसे लिस्ट, टपल, सेट, इनकी बात कर रहे हैं तो इनको हम कहेंगे इनके कंस्ट्रक्टर। तो बात वही है, मैं अगर लिस्ट वन को टपल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल ले लिया, उसका नाम कुछ भी दे दिया, टपल में कन्वर्ट कर, तो मैं टपल लिखूंगा। देखें यहाँ पे आ रहा है बिल्टन, टपल लिखा हो बिल्टन्स, ये बिल्टन फंक्शन है इसका। टपल लिखा, ब्रैकेट में किसको टपल में कन्वर्ट करना उस वेरिएबल का नाम दे दो। तो यहाँ मैं दे देता हूँ लिस्ट वन। तो अब क्या हुआ, लिस्ट वन टपल में कन्वर्ट हो गया है और टपल का वेरिएबल का नाम क्या है, टप वन, प्रिंट टप वन। ठीक है, ये देखें राउंड ब्रैकेट्स के साथ आ गया, ये टपल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको बोलूं भाई लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर दो, तो मैं लिखूंगा सेट वन इक्वल टू, सेट का अपना फंक्शन है सेट, ठीक है, ब्रैकेट में किसको सेट में कन्वर्ट करना है भाई, लिस्ट वन को। अब वो लिस्ट वन भी कन्वर्ट हो गई सेट में, इसको हम कर देते हैं सेट वन, एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें ये राउंड ब्रैकेट के साथ टपल आ रहा है, ये कर्ली ब्रैकेट के साथ सेट आ रहा है। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं कि हमें जिसको जिस टाइप में कन्वर्ट करना होता है उसका नाम लिखते हैं और उस वेरिएबल को कॉल कर लेते हैं जिस वेरिएबल को हमें कन्वर्ट करना होता है। पर लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, टाइप कास्टिंग करते हुए हमें उसको नए वेरिएबल में डालना नहीं पड़ता, लेकिन कंस्ट्रक्टर यूज करते हुए हमें उसको नए वेरिएबल में डालना पड़ेगा। ठीक है गाइस, जी सर। क्लियर है? गाइस यस नो में जवाब दे दिया करें। हाँ जी सर जी। जी सर। अच्छा मैं न्यू लिंक बना रहा हूँ, आप लोग उसमें आ जाएं, फिर हम उसमें, अच्छा मुझे टॉपिक तो बताते हैं हम कौन सा यूज करें, इफ एल्स कर लेते हैं। फंक्शन या इफ एल्स? इफ एल्स और लोग भी फंक्शन कर यस लेते सर। इफ एल्स। चलें ठीक है, मैं खुद ही अकड़ पकड़ मम्मी को बोलूंगा। ओके। टॉपिक क्या फाइनलाइज हुआ? मैं अभी फंक्शंस पर हूँ। अच्छा ठीक, अच्छा ये इनके इनके दो वर्ड हैं, कहीं आप किसी से पूछेंगे मेथड्स क्या होता है तो मेथड्स भी इसी को कहते हैं, कोई आपको कहेगा फंक्शन तो फंक्शन भी मेथड को ही कहता है। ठीक है, फंक्शन या मेथड कोई भी यूज करें तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये बात हो रही है इन शॉर्ट फंक्शंस की। सही है। अच्छा अभी तक या अभी से पहले मैंने जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करें, चाहे वो सी शार्प हो, चाहे PHP हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो स्विफ्ट हो, चाहे वो आर हो, चाहे वो पाइथन हो, ठीक है, इन सब लैंग्वेज पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर चुका हूँ। इन लैंग्वेजेस में और जो हम पाइथन कर रहे हैं इस लैंग्वेज में, ठीक है, फंक्शंस ऐसा टॉपिक है जो कि हर प्रोजेक्ट में यूज होगा, ये याद रखिएगा। हर प्रोजेक्ट में आपने लाजमी कहीं ना कहीं, भले मजबूरी ही सही, आपने फंक्शन यूज करना पड़ेगा, चाहे आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर लो। ठीक है, फंक्शन, लिस्ट और डिक्शनरी, ये तीन कॉमन ऐसी चीजें हैं जो कि हर प्रोजेक्ट में यूज होती हैं। आगे इफ एल्स भी है, वो भी लाजमी यूज होती है, इनके बगैर प्रोजेक्ट ही नहीं बनते। सही है, तो ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जैसे बताया सेट और टपल बहुत कम यूज होता है, लेकिन यूज होता है बहुत कम। अगर किसी प्रोजेक्ट में मैं बोलूँ नहीं यूज होता सेट और टपल, तो इसमें भी कोई गलत नहीं है, नहीं होता। बहुत सारे प्रोजेक्ट में सेट और टपल हम यूज ही नहीं करते। लेकिन लिस्ट, डिक्शनरी, मेथड, इफ एल्स कंडीशन, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये ऐसी चीजें हैं जो कि इनके बगैर प्रोजेक्ट ही नहीं बनता। समझे, ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो फंक्शंस तो ऐसा टॉपिक है, इसके बगैर कोई प्रोजेक्ट बनेगा ही नहीं। अगर आप मुझे कोई बोले विदाउट फंक्शन कोई प्रोजेक्ट बना के दो, मैं बोलूँ भाई रहने दो, मैं नहीं बना सकता। फंक्शन मैंडेटरी है, आपने फंक्शन के साथ प्रोजेक्ट बनाने हैं। ठीक है,
फंक्शन क्यों यूज होते हैं, क्या पर्पस है, ये अभी हम काम करेंगे तो आपको खुद चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, फंक्शन जस्ट लाइक एक बॉडी कह लें आप, या मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, एक घर है, एक घर में 4 कमरे हैं, या एक समझ लें एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री में 4 डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक एचआर का डिपार्टमेंट है, एक हमारे पास स्टॉक का डिपार्टमेंट है, एक हमारे पास डिपार्टमेंट है, एक हमारे पास परचेजिंग का डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट। तो हम क्या करते हैं, जैसे समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल एक माइंड बनाना चाह रहा हूँ कि आपको पता चले कि फंक्शन की नीड क्यों है। तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक का हम नाम रख देते हैं एचआर, एक का हम नाम रख देते हैं परचेज, एक का नाम हम रख देते हैं स्टॉक, एक का नाम हम रख देते हैं कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक है। अब होता क्या है, इन अ प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो मैं एचआर का जितना भी काम है वो एचआर के फंक्शन में काम करूँगा, परचेजिंग का जितना काम है वो परचेजिंग के फंक्शन में काम करता है, और जितना मेरे पास स्टॉक का काम है वो स्टॉक के फंक्शन। तो मैंने अपने एक प्रोजेक्ट को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया, उन चंक्स में ही मैं उनसे रिलेटेड उनकी फंक्शनलिटी जो भी है उसका सारा कोड लिखता हूँ, ताकि मेरा कोड एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो जाए और मुझे पता हो कि भाई हाँ भाई ये फंक्शन में इससे रिलेटेड काम करा हुआ, तो अगर मुझे इसमें चेंजेस करनी हो, मॉडिफिकेशन करनी हो, तो जस्ट मैं उस फंक्शन में जाके उसको मॉडिफाई कर दूँ। प्लस इसका एक और बेनिफिट ये होता है कि एज पर माई नीड कि मुझे कहाँ, कब और कौन सा फंक्शन यूज करना है, ये मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कॉल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पाइथन हमारी रन होती है टॉप टू बॉटम। क्या रन होती है? टॉप टू बॉटम। मतलब मैं अगर कोई कोड लिखता हूँ प्रिंट हेलो, फिर लिखता हूँ प्रिंट वर्ल्ड, फिर मैं बोलता हूँ x इक्वल टू 2+2, लिखता हूँ प्रिंट x, फिर मैं लिखता हूँ y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट y, ठीक है। फिर मैं प्रिंट लिखता हूँ एंड और ठीक है। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आउटपुट देखिए किस फॉर्म में आएगा मेरे पास। ये देखें हेलो आया, फिर वर्ल्ड आया, फिर 2+2 जो मैंने लिखा था उसकी कैलकुलेशन कर प्रिंट वाई में 4 दे दिया, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा था प्रिंट वाई में 25 आ गया, फिर मैंने प्रिंट एंड ऑफ द कोर्स लिखा था एंड ऑफ द कोर्स। तो टॉप टू बॉटम चल रहा है मेरे पास। अब ये सारे काम हो गए विदाउट फंक्शन, डायरेक्टली हुए। तो डायरेक्टली मैं जो भी कोड लिखूंगा वो एग्जीक्यूटेबल हो जाएगा, जैसे ही मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा वो अपनी चल के वर्किंग करना शुरू कर देगा। लेकिन फंक्शन जब हम यूज कर लेते हैं तो हमारा कोड बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चले जाता है, और वो फंक्शन जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक मैं उसको कॉल ना कर लूँ। तो एक फ़ायदा तो हमें ये होता है कि एज पर माई रिक्वायरमेंट, एज पर माई नीड, मुझे जब फंक्शन यूज़ करना होगा, जब मैं कॉल करूँगा तभी मैं उसको कॉल करूँगा, अदरवाइज मैं उसको कॉल ही नहीं करूँगा। तो वो ना मेरी मेमोरी में जाएगा, ना वो एग्जीक्यूशन टाइम में डिले लाएगा, तो वो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलेगा और हर काम मेरा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा और डिवाइडेड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, टॉप टू बॉटम चल रहा है। अब हम फंक्शंस बनाते कैसे हैं पाइथन। पाइथन में फंक्शन बनाने का जो एक कीवर्ड है वो है डेफ, DEF, जिसकी फुल फॉर्म है डेफिनेशन, ठीक है। डेफ, ये हम लिखते हैं डेफ, और डेफ के आगे हम अपने फंक्शन का नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कैलकुलेटर, या मैं लिख देता हूँ एडिशन। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैं एक प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मेरे पास 4 फंक्शनलिटी होगी, एक एडिशन की, एक सब्ट्रैक्शन की, एक मल्टीप्लिकेशन की, एक डिवीजन की। तो मैं उसको कैसे बनाऊंगा, एक प्रोग्राम को किस तरीके से कोड करूंगा फंक्शन बेस, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो फंक्शन क्रिएट करने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक आपका डेफ का कीवर्ड आएगा जो कि बताएगा कि भाई मैं यहाँ पे अब फंक्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें इसकी डेफिनेशन भी पढ़ने लिखा है, फंक्शन डेफिनेशन। अब फंक्शन डेफिनेशन डिफाइन अ यूजर डिफाइंड फंक्शन ऑब्जेक्ट सी सेक्शन टू दिस, बस ये सारी सब्जेक्ट डेफ लिखेंगे तो पता चल जाएगा प्रोग्राम को, हमारे एडिटर को, कि हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर है?
यस सर। यस जी क्लियर। स्पेस देंगे हम, साथ में ही कुछ नहीं लिखेंगे, स्पेस देंगे, सही है। स्पेस देने के बाद ये जो है ये फंक्शन का नाम है, मैं फंक्शन का नाम रेलेवेंट रखता हूँ, ठीक है। मैं रेलेवेंट नाम रखूंगा ताकि मुझे पता हो, मैं उसके नाम से ही आइडेंटिफाई कर लूँ कि इसमें मैंने किससे रिलेटेड काम किया हुआ होगा। अब जैसे मैं यहाँ एडिशन लिख रहा हूँ, तो इससे आप लोगों को क्या चीज़ समझ में आ रही है सर कि इसमें हमने प्लस ऐड करना है। कि हम यहाँ पे जो इस फंक्शन जो भी काम करेंगे वो एडिशन से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो मैं रेलिवेंट नाम रखता हूँ, फंक्शन के लिए डेफ यूज करते हैं, फिर स्पेस, स्पेस के बाद आप नाम देंगे कोई भी, उसी तरीके से जिस तरीके से आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं उसी तरीके से आप फंक्शन का नाम भी दे सकते हैं, सही है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं और कॉलन लग जाता है, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है। उसके बाद जब भी आप देखेंगे कहीं कॉलन लग रहा है नॉर्मली, उसके बाद जब आप इंटर देंगे तो मेरा कर्सर पे फोकस करिएगा। तो आप कर्सर पे फोकस कर रहे हैं, स्पेस आ रहा है गाइस, जी सर। यस सर। स्पेस डिनोट कर रहा है कि अब हम फंक्शन की बॉडी के अंदर आ गए, अब हम फंक्शन के अंदर काम कर रहे हैं। अगर मैं ये स्पेस यहाँ से रिमूव कर दूं तो इसका मतलब अब ये होगा मैं फंक्शन से बाहर आ गया हूँ। लेकिन अगर मुझे फंक्शन के अंदर काम करना है तो एक टैब का स्पेस देके काम करना होगा, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप कॉलन देखें तो कॉलन के जब भी आप इंटरफेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको स्पेस के साथ देगा गैप, ताकि वो आप बॉडी के अंदर काम कर सकें। अब मुझे यहाँ पे एडिशन करना है, नॉर्मली कोड वही है, कोड जो हमने अभी सीखा है वही कोड अगर लिखेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम फंक्शन के अंदर लिखेंगे वो कोड। अब मुझे सम करना है, तो सम आपको पता है ना कैसे करते हैं। मैं बोल देता हूँ भाई वैल्यू 1 इक्वल टू 25, इसी तरह मैं बोलता हूँ वैल्यू 2 इक्वल टू 55, और इनका रिजल्ट मैं लिख देता हूँ रिजल्ट इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, और मैं एंड में कर देता हूँ एफ फंक्शन लगा देते हैं, द सम ऑफ वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 इज रिजल्ट, ठीक है। ये मेरा एक फंक्शन बन गया। अब फंक्शन से बाहर आना है, बैक स्पेस मार दूं ताकि स्पेस वाली से बाहर आ जाओ। मैं यहाँ लिख देता हूँ फंक्शन एंडेड, या मैं लिखता हूँ आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द फंक्शन, ओके। ये हो गया, ये फंक्शन बन गया डेफ के नाम से एडिशन, और उसके अंदर मैंने उसकी कोडिंग कर दी, और उसके बाद मैं फंक्शन के बाहर आ गया, मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी आउटसाइड द फंक्शन। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा गाइस? सर हमारे पास वैल्यू 1 और वैल्यू 2 क्या है? 80 से। अब इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या सर है। हमने फंक्शन को कहा करेंगे इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक लाइन का आउटपुट आएगा, और वो आएगा आउटसाइड द फंक्शन। सर हमने फंक्शन को कहा नहीं किया। वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब हम फंक्शन लिख देते हैं तो फंक्शन जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक हम उसको कॉल नहीं करें। अभी मैंने फंक्शन बना तो दिया लेकिन इसको मैंने कहीं भी कॉल नहीं करा, तो इसलिए ये चलेगा ही नहीं। सिर्फ चलेगा कौन सा, जो फंक्शन के बाहर वाली चीज़ें वो चल जाएंगी। जैसे ये लाइन मैंने लिखी थी फंक्शन के बाहर है, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल इस लाइन के साथ टच हुई है, और जो फंक्शन का हिस्सा है वो स्पेस के साथ है। ये देखें इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है। अगर ये एक स्पेस में आगे पीछे कर दूं तो ये एरर आ जाएगा। अगर मैं ऐसे भी लिखूँ ना, ये देखिए यहाँ पे भी एरर आ रहा है, यहाँ पे भी एरर आ रहा है, यहाँ पे भी एरर आ रहा है। तो आपने स्पेसिंग का बड़ा ख्याल रखना है पाइथन में, सही है। हर चीज़ अपनी तरतीब में हो, अपनी लाइन नहीं हो, सही है। अब जब फंक्शन का सारा कोड लिख दिया, अब फंक्शन के बाहर आना है तो बैक स्पेस लगा के फंक्शन के बाहर आना है, मतलब इंटर करेंगे, स्पेस जो देगा उसको हम रिमूव कर देंगे तो हम फंक्शन के बाहर। तो अभी क्या चीज़ चली, सिर्फ फंक्शन के बाहर जो मैंने लाइन लिखी थी वो चली। अब मुझे फंक्शन कॉल करना है, तो फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, सिर्फ आप आगे अपने फंक्शन का नाम लिख दें, एडिशन, ठीक है। एडिशन लिख दिया, राउंड ब्रैकेट और ओपन और क्लोज। अब मैंने यहाँ क्या करा, ये मैंने फंक्शन भी कॉल कर लिया। अब पहले ये वाली लाइन मेरे पास आउटपुट पाएगी, उसके बाद मेरे पास एडिशन वाला फंक्शन चलेगा और वो मुझे ये वाली लाइन आउटपुट में देगा, द सम ऑफ वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 इज रिजल्ट। ये देखो पहले आउटसाइड द फंक्शन वाली लाइन चली, क्योंकि कोड कैसे चलता है टॉप टू बॉटम, पहले टॉप पे ये लाइन चली, उसके बाद फंक्शन कॉल हो रहा है ना, उसके बाद फंक्शन चला। तो फंक्शन क्या है, द सम ऑफ 25 एंड
55 इज 80। समझ में आई बात किस तरीके से फंक्शन काम कर रहा है? बहुत आसान है, कुछ भी यस सर। जी इस कोड को देख के लग रहा है आपको कुछ मुश्किल है इसमें? फिर नो फंक्शन सर। क्या नहीं कीजिए, एक कोड को फंक्शन के अंदर डालिए कि अब जब मैं उसको कॉल करूंगा जब ही चलेगा, उससे पहले वो चलेगा ही नहीं। अब इसी तरीके से अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ। इसको पूरे को कॉपी करा मैंने, कंट्रोल सी, यहाँ कंट्रोल वी कर दिया। अब इसका नाम कर देता हूँ सब्ट्रैक्शन। अच्छा, मेक श्योर कि एक फाइल में सेम नाम की फंक्शन मत बनाइए, मतलब एडिशन का आप एक बना दें, एडिशन का एक और बना दें, अलग अलग नाम होने चाहिए। क्योंकि पाइथन का जो कॉन्सेप्ट है, उसको अगर सेम नाम की चीज़ 2 या 3 बार जितनी बार भी मिले, वो सबसे आखिरी में जो मिलेगी उसको चलाएगा, पहले वालों को नहीं चलाएगा। तो इसलिए आपने हर फंक्शन का नाम अलग अलग रखना है। सही है? अच्छा, अब मैंने दूसरा फंक्शन बनाया सब्ट्रैक्शन। अब मैं इसमें वैल्यू 1 बोल देता हूँ, 100 की है, वैल्यू 255 ही रहने देते हैं। अब वैल्यू 1 में से माइनस कर दो ये, और सब्ट्रैक्शन ठीक है, मैंने इसकी स्टेटमेंट अपडेट कर दी। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा। ये देखिए एम्प्टी आया आउटपुट, कुछ भी नहीं आया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये दोनों फंक्शन बनाए हुए हैं, इन दोनों फंक्शन को मैंने कॉल ही नहीं करा। तो अब बताएं मैं फंक्शन कैसे कॉल करूं? तो सब्ट्रैक्शन लिखेंगे और सब्ट्रैक्शन लिख देता हूं। तो अगर मैं खाली सब्ट्रैक्शन लिखता हूं तो खाली सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन चलेगा मेरे पास। ये देखिए सब्ट्रैक्शन चल गया। द सब्ट्रैक्शन रिजल्ट बिटवीन 100 एंड 55 इज 45, मतलब 100 में से 55 माइनस करें तो हमारे पास 45 बचे। तो अब आप ये देख रहे हैं, जो फंक्शन जिस तरतीब में मैं कॉल करूंगा उसी तरतीब में चलेगा। जबकि यहाँ पे एडिशन पहले बना हुआ है, सब्ट्रैक्शन बाद में बना हुआ है। मैंने पहले सब्ट्रैक्शन कॉल करा तो पहले सब्ट्रैक्शन चलेगा, उसके बाद मैं अगर एडिशन कॉल करूंगा फिर एडिशन चलेगा। तो पहले सब्ट्रैक्शन चलेगा, ये देखा पहले सब्ट्रैक्शन वाला चला, उसके बाद कौन सा चला? एडिशन वाला। तो ये जिस हायरार्की में मैं इसको कॉल करूंगा उसी हायरार्की में ये चलेगा। ठीक है, जिस तरतीब में मैं इसको कॉल करूंगा उसी तरतीब में ये एग्जीक्यूट होगा। तो पहले मैंने सब्ट्रैक्शन वाला कॉल करा तो सब्ट्रैक्शन चल गया, उसके बाद मैंने एडिशन वाला कॉल करा तो एडिशन वाला चल गया। तो हर चीज अपनी एक बॉडी के अंदर है, अपनी एक बाउंड्री के अंदर है। यहां तक बात क्लियर है? जी जी सबको क्लियर है? कुछ मुश्किल लग रहा है तो पूछ लें। नो सर क्लियर यस है। सर क्लियर है। अब इसी तरीके से मैं अगर आपको बोलूं भाई डिवीजन का बना लो और मल्टीप्लिकेशन का बना लो, तो आप लोग बना सकते हो फंक्शन? यस जी सर। बना यस सर बना बिल्कुल बना सकते सकते। हो। तो यही है एक फंक्शन का काम। ठीक है, इसी तरीके से फंक्शन चलता है। अब थोड़ा इसको थोड़ा सा एडवांस करते हैं, थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा ट्रिकी करते हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसके बाद जब मैं फंक्शन कॉल करता हूँ तो प्रिंट स्टेटमेंट मेरे पास आउटपुट में आ जाती है। सही है? ऐसा ही है ना? अब मैं इस जी प्रिंट सर। स्टेटमेंट को कर रहा हूँ यहाँ से रिमूव, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ एडिशन वाला फंक्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉल करा एडिशन वाला फंक्शन, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो ये मुझे आउटपुट में कुछ दे ही नहीं रहा। वो क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि यहाँ मैंने यूज करा है रिटर्न का कीवर्ड, रिटर्न रिजल्ट। रिजल्ट में जो भी वैल्यू आ रही होगी 25 प्लस 55, इसकी जो भी वैल्यू बन रहा है, रिजल्ट बन रहा होगा, वो किस वेरिएबल में सेव हो रहा होगा? रिजल्ट के वेरिएबल में। और मैं यहाँ कर रहा हूँ रिटर्न रिजल्ट, तो इसमें यहाँ पे 80 रिटर्न करेगा मुझे। सही है? लेकिन फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में अगर हम रिटर्न यूज करते हैं, मेरी बात गौर से सुनिएगा, किसी भी फंक्शन में अगर हम रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है कि वो जो भी वैल्यू देगा उसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा। रिटर्न कीवर्ड जहां भी लग गया, मैं उसका रिजल्ट या उसकी वैल्यू किसी वेरिएबल में सेव करवाऊंगा, देन उसका वेरिएबल फिर प्रिंट स्टेटमेंट में कॉल करूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू नजर आएगी।
तो रिटर्न स्टेटमेंट हम ज़्यादातर वहाँ यूज़ करते हैं कि हम किसी फंक्शन से उसका आउटपुट लें और उस आउटपुट को कहीं और यूज़ करना चाहें, किसी और फंक्शन में या किसी और वेरिएबल में भेजना चाहें या किसी और फाइल में सेंड करना चाहें, तो वहाँ पे हम लगा देते हैं रिटर्न, ताकि मैं उसकी वैल्यू को यूटिलाइज कर सकूँ, यूज़ कर सकूँ। अगर मैं उसको खाली प्रिंट में लिख दूंगा तो आपको तो पता है ना, प्रिंट स्टेटमेंट खाली आपको आउटपुट देगा, वो आपको खाली आउटपुट दिखा देगा कि भाई इसका आउटपुट ये है, लेकिन मैं उस आउटपुट को यूज नहीं कर सकता कि उसको मैं किसी और वेरिएबल में भेज दूं और उसमें प्लस माइनस करवा दूं। ऐसा ही है ना, जी प्रिंट स्टेटमेंट सिर्फ आपको आउटपुट देता है, वो भी स्क्रीन पे नजर आ जाता है, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट आपकी वैल्यू स्टोर करता है। फर्क सिर्फ ये है, क्या करता है, रिटर्न स्टेटमेंट आपकी वैल्यू स्टोर करता है, वो आप किसी भी वेरिएबल में सेव करवा के उसको चेक कर सकते हैं इसमें वैल्यू कौन सी स्टोर हुई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम चेक करने के लिए भाई इसमें रिटर्न में कौन सी वैल्यू रिटर्न हुई है या स्टोर हुई है, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख दूंगा रिजल्ट इक्वल टू एडिशन। देख रहे हैं मैंने क्या करा, रिजल्ट इक्वल टू अपने फंक्शन का नाम लिख दिया। अब जो ये फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा वो किस में जाके सेव हो जाएगा गाइस, रिजल्ट RES में। उसके बाद मैं लिख दूंगा RES में। तो आप मुझे इसकी वैल्यू भी दिखा देगा, ये देखो मुझे वैल्यू दिखा रहे हैं। समझ में आई बात, ओके जी यस सर, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। जी यस सर। अब ये जब वैल्यू इसमें सेव हो गई, मेरा आप लोगों से सवाल है, सिर्फ मैं कॉमन सवाल कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का भी माइंड खुले, आप लोग भी समझ में आए कि कोडिंग में क्या क्या लॉजिक्स अप्रोचेस यूज हो सकती हैं, इसका क्या पर्पस है। अब आपको पता चल गया भाई एडिशन का जो भी वैल्यू आएगी वो मेरी इस वेरिएबल में सेव हो जाएगी। तो मेरा सवाल ये है, क्या कोई ऐसी वैल्यू जो किसी वेरिएबल में सेव हो उसको मैं कहीं और यूज कर सकता हूँ? यस सर। बिल्कुल कर सकता हूँ। इस Yes, वेरिएबल sir. में उसको चाहूँ तो किसी और फंक्शन में भेज दूँ, चाहूँ तो उसमें से प्लस माइनस करवा लूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता जी हूँ, सर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फाइनल या लिख देता हूँ टोटल, टोटल इक्वल टू रिजल्ट की जो भी वैल्यू आएगी उसमें प्लस कर दो 200, ठीक है, उसके बाद मुझे प्रिंट करवा दो टोटल। तो अब जो रिजल्ट की वैल्यू आएगी 80 आए, 90 आए, 100 आए, जो भी आएगी उसमें 200 प्लस करवा के मैं फाइनल टोटल देख लूँगा। ये रहेगा, अब क्या आ गया 280, क्योंकि जो रिजल्ट की वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी 80। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ डीबगर, ये लगाया डीबगर। अब आप देखेंगे कि एग्जीक्यूट कैसे होगा। ठीक है, यहाँ है, ये क्या एडिशन के फंक्शन पे आ गया। सही है, देख रहे हैं गाइस आप लोग, जी ब्लू लाइन पे फोकस यस करना। सर। वैल्यू 125 हो गई, वैल्यू 255 हो गई, रिजल्ट की वैल्यू क्या बनी यहाँ पे 80। देख रहे हैं रिजल्ट में क्या वैल्यू सेव हो गई 80 तो अब ये रिटर्न क्या 80 करना है 80 80 आ जाते हैं। अब यहाँ बता रहा है RES की वैल्यू क्या बन गई, 80 क्योंकि 80 जो आउटपुट आया वो 80 आया और 80 किस में सेव हो गया RES। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। जी उसके बाद मैं यस यहाँ सर। पे आया तो इसने क्या बताया मुझे, RES की वैल्यू कितनी 80। देखिए मैं होवर कर रहा हूँ तो पीछे मेरे पास दे रहा है 80, देख रहा है ना, जी और उसमें 80 में 200 यस प्लस करा तो कितना हो गया 280 280, और मैंने फिर प्रिंट करवा दिया 280। तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूट हो गया, उसने मुझे आउटपुट दे दिया 280। समझ में आ रही है अब चीजें, जी बहुत यस सर। सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। समझ में आया कि हम रिटर्न से क्या फायदा उठा सकते हैं, कि उसकी वैल्यू को हम स्टोर करवा सकते यस हैं। अगर मैं इस रिटर्न की जगह आपको दोबारा प्रिंट लिख के दिखा दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ लिखता हूँ प्रिंट रिजल्ट, ठीक है, ठीक है गाइस। मैंने क्या करा, उस जी रिटर्न को हटा के, रिटर्न हटा के मैंने लिख दिया प्रिंट रिजल्ट, इसको यहाँ से हटा दिया। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, एग्जीक्यूट करें, ये देखे एरर दे रहा है, एरर सर इसका आउटपुट एडी इग्नोर कर देगा, मतलब ये एरर दे रहा है। ये देखिए क्या बोल रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप प्लस नन टाइप एंड इंटीजर। इसको पता ही नहीं चल रहा करना क्या है, ना उसमें इसमें कोई वैल्यू सेव हो रही है
उसको समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या है भाई, ये आरईएस में है क्या, ये आरईएस में तो एक फंक्शन है, और फंक्शन को तो समझ जी में ही नहीं आ रहा करना क्या है इसमें, और प्लस 200 उसमें कैसे करेगा ये समझ में ही नहीं आ रहा उसको, क्योंकि अब यहाँ पे लग गई है प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट कहीं भी सेव नहीं होती, वो जस्ट आपको आउटपुट देती है, आपकी स्क्रीन पे शो करती है। जब वो कहीं सेव ही नहीं हो रही तो उसको ना मैं किसी वेरिएबल में सेव कर सकता हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। सही है। रिटर्न क्या करती है, वो स्टोर कर लेती है, उसको मैं किसी वेरिएबल में सेव करा सकता हूँ। ये फ़र्क है। अगर आपने किसी फंक्शन से आउटपुट लेके उसको स्टोर करना है तो आप प्रिंट की जगह लिखेंगे रिटर्न, और अगर आपने जस्ट आउटपुट देखना है, उसको कहीं यूज़ नहीं करना, तो आप उसको प्रिंट स्टेटमेंट में लगा के आउटपुट देख सकते हैं। ये लॉजिक क्लियर हुई सबको जी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जी है। यस सर। हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला आपको क्लियर है? मोहम्मद माजिद, फहीम शाह, फैसल, जी क्लियर। यस सर, यस सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? अभी तो नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक है। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें सही होंगी। जी सर क्लियर है मुझे। ओके ओके। अच्छा, अब इस फंक्शन में आप क्या क्या काम कर सकते हैं? फंक्शन के अंदर जैसे हम पूरा कोड लिख सकते हैं, वही कोड हम सारा का सारा लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं बोलूं भाई वैल्यू 1 और वैल्यू 2 ना यूजर से इनपुट लेते हैं, इसको डायनेमिक बनाते हैं कि भाई यूजर से इनपुट लो, उसकी फिर वैल्यू, उसका फिर सम करवाओ, ताकि एक हमारा प्रॉपर कैलकुलेटर बन जाए। सही है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं फ्लोट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, इसको कॉपी करता हूं मैं, यहाँ करता हूँ इंटर सेकंड नंबर, वैल्यू 1 वैल्यू 2, और यहाँ पे मैं प्रिंट लिख रहा हूँ अभी। सही है। द सम ऑफ 1 वैल्यू 1 एंड वैल्यू वैल्यू 2 इज, ये मैंने आउटपुट, मुझे इसको यूज़ नहीं करना, मुझे सिर्फ आउटपुट दिखाना है, तो मैंने इसको जस्ट वैसे ही कॉल किया। अब मैं इसको कॉल कैसे करूँगा, लिखूँगा एडिशन। अब देखें डायनेमिक, अब मेरा डायनेमिक फंक्शन बन गया ये, कि जब भी एग्जीक्यूट होगा यूज़र से इनपुट लेगा और उसके हिसाब से मुझे आउटपुट देगा। एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी मुझसे पूछ रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने बोला भाई 100। पूछ रहा है इंटर सेकंड नंबर, मैंने बोला भाई 1819। ठीक है। अब मुझे आउटपुट दे रहा है द सम ऑफ 100 एंड 1819 इज 1919। देख रहे हैं आप लोग, अब ये डायनेमिक बन गया। मैं जितनी बार चलाऊँ उसको उतनी बार नई वैल्यूज दूंगा, 85 95, आउटपुट मुझे मिल गया 180। देख रहे हैं, मेरा डायनेमिक कैलकुलेटर बन गया समथिंग। इसी तरीके से इसी को मैं कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन भी कॉल। सेव करा, चलाया, इंटर फर्स्ट नंबर। अच्छा मैं कुछ और एडिटिंग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ पाए। ताकि आप लोगों को पता चले कौन से फंक्शन में। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, तो देखें पहले क्या लिखा है मेरे पास, एडिशन, मतलब मैं एडिशन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बोला भाई 250 इंटर सेकेंड नंबर टोटल 65, तो इसने मुझे दिया द सम ऑफ 250 एंड 65 इज 315। ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन वाला कॉल हो गया डायरेक्ट। सब्ट्रैक्शन में बोलना भाई 899, उसमें से माइनस कर दो 566, तो मुझे दे रहा द सब्ट्रैक्शन रिजल्ट बिटवीन 899 एंड 566 इज 330। देख रहे हैं कितना डायनेमिक बन गया है। जो मैं वैल्यू दूंगा उस हिसाब से मेरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके मुझे ये दे। क्लियर हो रहा है यहाँ तक बात? जी सर। जी क्लियर। करने में सारी चीज़ें सिस्टम जी में जा रही हैं।
जी आप अपने हिसाब से इसका कैलकुलेटर बना सकते हैं जिसमें ये 4 फंक्शनलिटी हो एटलीस्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उसमें आपने यूज़र से इनपुट लेना है और यूज़र से इनपुट लेके आपने उसका रिजल्ट शो करना है। ठीक है, ये आप लोग का टास्क, ये आप लोग मुझे करके देंगे। आसान है। अगर आप इसमें कुछ और ओके फीचर्स ऐड करना चाहें, आप चाहें कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन लगाना चाहें तो लगाएं, नेट से देख लें उसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, वो लगा के आप उसको यूज़ करें। ठीक है, सही। ये सब आप लोग कर सकते हैं, आसान है चीज़ें। यस 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 सर। सर। अच्छा, ये तो था एक सिंपल का। अच्छा, रिटर्न और प्रिंट का भी समझ में आ गया ना आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? ना सर। नो सर। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। अब मैं ये वाली लाइन मिटा दूँ, सही है? और अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ एडिशन के फंक्शन के साथ वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2। ठीक है, अब मैंने ये एडिशन के साथ जो राउंड ब्रैकेट था ना उसमें लिखा वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2। अब आ जाता है एडिशन का फंक्शन कॉल करना। अब ये जनरेट कर देगा यहाँ पे एरर, ये देखा एरर जनरेट कर देगा। इसने बोला एडिशन मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट्स वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। सही है। होता क्या है कि हम अपने फंक्शन में कोई भी वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन से भेजना चाहें, हम अपने फंक्शन में कोई भी वैल्यूज किसी दूसरे फंक्शन से या आउटसाइड दिस फंक्शन से भेजना चाहें तो हम उसको एज अ आर्गुमेंट्स या पैरामीटर क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब जैसे मुझे जी इस फंक्शन में एडिशन के फंक्शन में 2 वैल्यू चाहिए, जिसका एक का नाम है वैल्यू 1 और एक का नाम है वैल्यू 2। ये जो भी वैल्यू मैं भेजूंगा वो यहाँ पे आके इस जगह अप्लाई हो जाएंगी और ये मुझे इसका आउटपुट देगा। तो अब करना क्या है कि अब मैं एडिशन के फंक्शन के साथ यहाँ भेजूंगा, पहले नंबर पे वैल्यू 1 की वैल्यू जा रही है, दूसरे नंबर पे वैल्यू 2 की वैल्यू जा रही है। ठीक है, अब हम इसको जी एग्जीक्यूट करेंगे तो ये मुझे आउटपुट दे देगा द सम ऑफ 100 एंड 250 इज 350। ये देख रहे हैं पहली वैल्यू मैंने कौन सी भेजी इसमें 100 जो कि बन गई वैल्यू 1 के बराबर, और दूसरी वैल्यू मैंने जी 250 जो कि बन गई वैल्यू 2 के बराबर। तो ये वैल्यू 1 और वैल्यू 2 है। अब ये आउटसाइड द फंक्शन से वैल्यू भेजिए। फंक्शन आउटसाइड द फंक्शन के बाद ये फंक्शन की बॉडी है, इसमें मैंने नहीं कॉल करा। जब मैं इस फंक्शन जी को कर रहा हूँ, इस फंक्शन के बाहर ही आगे कॉल कर रहा हूँ ना, यहाँ से मैं इसकी वैल्यू भेज रहा हूँ 100 और 250। ठीक है, तो हम जितने आर्गूमेंट्स देते हैं जब भी हम उसके फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी हमें वैल्यू देना ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं 250 नहीं देता, सिर्फ 100 दे देता, ठीक है, ये अभी भी एरर देगा। ये देगा एरर एडिशनल मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजीशन आ रही वैल्यू 2। जब आपने वैल्यू 2 की तो वैल्यू दी नहीं, आपने तो जस्ट वैल्यू 1 की वैल्यू दे दी। ठीक है, तो जितने मैं जी आर्गूमेंट बनाऊंगा उतनी वैल्यू देना ज़रूरी है। यहाँ तक बात क्लियर है? जी इसको भी डायनामिक कर सकते हैं। यस सर। बिल्कुल, अभी मैं वही चीज़ समझा रहा हूँ, इसको मैं डायनेमिक करूँगा। ये मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ मैं फंक्शन के बाहर आके यूज़र से इनपुट लेता हूँ पहले। सही है, जो यूज़र इनपुट देगा वो मैं यहाँ भेज दूँगा। वैल्यू 1 में वैल्यू 1 चली जाएगी, या इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इसका लिख देता हूँ ONE1 PWO। ठीक है, तो जो 1 में वैल्यू सेव होगी उसको मैं पहले नंबर पर भेज दूंगा, और जो दूसरे नंबर पे वैल्यू आएगी उसको मैं दूसरे नंबर पर भेज दूँगा। एग्जीक्यूट करता हूँ, ये आपसे पहले पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने बोला भाई 250। दूसरा एंटर सेकंड नंबर, मैंने बोला भाई 999। एग्जीक्यूट करा तो ये आगे द सम ऑफ 250 एंड 999 इज 1249। देख रहे हैं गाइस आप लोग? सही यस सर। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ करता हूँ, इसकी सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन की प्रिंट स्टेटमेंट हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, अब जो सब्ट्रैक्शन की वैल्यू आएगी ना हम उसको भेजेंगे एज अ वैल्यू 1 एडिशन के फंक्शन। सही है? ठीक है गाइस, जी इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे सब्ट्रैक्शन कॉल करना पड़ेगा ताकि मैं उसकी जो वैल्यू आएगी उसको सेव करूँ इसमें वेरिएबल में। ठीक
ठीक है, जब मैं इस वेरिएबल में इसको सेव कर लूँगा तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं वैल्यू 1 की जगह भेज दूँगा RES, और वैल्यू 2 की जगह मैं अपने खुद से भेज देता हूँ 50। यहाँ क्या? तक क्लियर है जो मैंने कोड लिखा है? यस सर। जी अच्छा, मैं चाह रहा हूँ इससे पहले मैं प्रिंट भी कराऊँ कि मेरे सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट क्या आया, ताकि मुझे पता तो एग्जैक्टली वैल्यू क्या है। एग्जीक्यूट करते हैं इसको। भाई सब्ट्रैक्शन में पूछ रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने बोला भाई 850। फिर पूछ रहा है सेकंड नंबर, मैंने बोला 366। तो इसने बोला भाई जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 484 का, सही है। तो 484 वाली वैल्यू मेरे पास चली गई यहाँ पे, एडिशन की पहली वैल्यू, सही है। और दूसरी वैल्यू कौन सी? 250। तो यहाँ दे रहा है द सम ऑफ 484 and 250 is 724। समझ में आई चीज़ है जी गाइस? यस सर। यस सर। जी जी समझ। तो फायदा क्या हुआ, मैंने उसकी वैल्यू स्टोर करी, और वो जो वैल्यू मैंने स्टोर करी वो मैंने किसी और फंक्शन में भेज दी ताकि उसको भी मैं यूटिलाइज कर सकूँ। तो इस तरह ये फायदा होता है रिजल्ट वाले के, हम वैल्यू स्टोर करके कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। जी जी यस सर क्लियर। टॉपिक हमारा कवर हो गया है। इसमें यही सारी चीजें थी बताने वाली जो जो मैंने आप लोगों को बताई। अब किसी का कोई सवाल जवाब है तो काइंडली करिए। एनीवन? क्लियर है सर।